हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट की परीक्षा पास आ रही है और आप सभी को अलग अलग प्रकार के कंपटीशंस के क्वेश्चंस लगाने के लिए अवेलेबल्स होते हैं। आज के इस सीरीज में हम आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देंगे, जिससे आपको नीट 2024 की परीक्षा में सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं और आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। आपसे आग्रह है कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उसको सॉल्व करके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको वो पहला क्वेश्चन दिया गया है जो इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव स्टेट्स दैट। तो अकॉर्डिंग टू गॉसी नियम का स्पर्धी अपवर्जन क्या कहलाता है? ऑप्शन अवेलेबल है। मोर ऑबीडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस ऑबीडेंट स्पीसीज थॉट कंपटीशंस। दूसरा दिया कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। थर्ड दे रखा है, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई द सेम नीच indefinitely for the same lifting resources. Fourth ऑप्शन दे रखा है, लार्ज ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन ऑर्गेनिज्म कंपटीशंस। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल कहा गया है कि जब कोई भी दो स्पीसीज अगर किसी एक पर्टिकुलर निकेत में रहती है, पर्टिकुलर नीच में रहती है, तो वो अधिक अवधि तक नहीं रह सकती है, क्योंकि वहां पर पाया जाने वाला जो फूड मटेरियल अर्थात जो संसाधन है वो काफी सीमित हो जाता है, जिसकी वजह से दो स्पीसीज एक ही निकाय में नहीं रह सकती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या माना जाएगा? ऑप्शन आएगा इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जैव अणु से जुड़ा हुआ भाग है। जैव अणु में जैसे दिया क्वेश्चन दिया है, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड बाय। तो ह्यूमन इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे कि आप जानते हो प्रोटीन जो होते हैं वो ज्यादा तौर पर फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड की बात कर रखा गया। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स तो इसमें पाए जाते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। तो डाइसल्फाइड ब्रिज ऑप्शन इस करेक्ट होगा। अब इसमें क्या लेते हैं, बात करें कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा तौर पे डीएनए और आरएनए के रिस्पेक्ट में पाए जाते हैं। तो डीएनए बॉन्ड की रिक्वायरमेंट ही होती है डीएनए या आरएनए के रिक्वायरमेंट। तो ये होता है डीएनए या आरएनए में अवेलेबल होता है। हम बात करें तो पॉलीएस्टर डाइएस्टर की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, डीएनए या आरएनए के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ भी अवेलेबल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे कंपाउंड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज अवेलेबल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कम हो सकती है, कम या ज्यादा होती है, उसके हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड की बात की जाती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स जब इंसुलिन की बात होगी तो इंसुलिन में ये डाइसल्फाइड के अंदर पाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि द कोकोनट वाटर फ्रॉम फॉर्म टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। तो कोकोनट के अंदर जो पानी बनता है वो कहां से बनता है, कैसे बनता है? तो हम लोग जैसे जानते हैं इंडोकार्प किसी भी फ्लैशी फूड का पार्ट होता है जो उसका अंदर का भाग बनाता है। फ्लैशी मेसोकार्प जैसे कोई फूड होता है जिसको हम लोग खाते हैं ज्यादा तौर पर, वो होता है फ्लैशी मेसोकार्प। अब बात करते हैं प्री एम्ब्रियो की। तो प्री एम्ब्रियो ऐसे फूड मटेरियल जिससे कोई फूड प्रिपेयर्ड होता है। बात करते हैं स्वतंत्र या कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री इंडो न्यूक्लियर स्पर्म ऐसा पार्ट होता है जो आपके नारियल के अंदर वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो वाटर का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के द्वारा। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वोराइड्स। तो वोराइड्स के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है? तो दिया गया दे लैक अ प्रोटीन कोट। अगला ऑप्शन है दे आर स्मॉलर देन वायरस, दे आर कॉज इन्फेक्शंस, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अकॉर्डिंग टू वोराइड्स की बात करते हैं तो वोराइड्स एक ऐसा
लिविंग ऑर्गेनिज है जो काफी स्मॉल ऑर्गेनिज के रूप में पाया जाता है। ये एक वायरस से छोटा पाया जाने वाला वायरस होता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शंस फैलाते हैं। और बात करते हैं तो इनके डीएनए और आरएनए की, तो ज़्यादातौर पर ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज हैं, इनके अंदर आरएनए अवेलेबल होते हैं और इनके आरएनए काफ़ी हैवी होते हैं। इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? दे लैक ऑफ प्रोटीन कोट। जैसे कि आप जानते हैं कि वायराइड्स के ऊपर एक प्रोटीन कोट अवेलेबल होती है, तो ऑप्शन गलत है ए। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड आर्थ्रोपोड्स। ये फाइलम के टॉपिक का क्वेश्चन दिया गया। फाइलम का टॉपिक में आर्थ्रोपोड्स है, तो आर्थ्रोपोड्स में कौन से लक्षण नहीं पाए जाते हैं? लक्षण की बात करें आर्थ्रोपोड्स की सबसे पहली बात आती है, कोई भी हम चींटी है या हम किसी भी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, लाइक जैसे हम बात कर लेते हैं चींटी या टिड्डे की, तो उसके बॉडी के और क्या होते हैं? तिलचट्टे कॉकरोच भी आते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो आर्थ्रोपोड्स में आपके जैसे आंट हो गया, कॉकरोच हो गया, या हम बात कर लेते हैं मक्खी की बात कर लेते हैं, फ्लाइज की। ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होता है आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहली बात, इनके ऊपरी लेयर पे क्या होता है? एक्सोस्केलेटन अवेलेबल होता है जो काइटिन का बना होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इनके अंदर मेस्टमेटिक सेगमेंटेशन अवेलेबल होता है, क्योंकि इनकी बॉडी 3 भाग में बटी होती है। एक होती है बॉडी, एक बॉडी होती है एक हेड में, एक थॉरेक्स में, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ये 3 भाग होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स के पूरे भाग को डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जॉइंट एडॉप्टेंस भी होता है, क्योंकि जब 3 भाग अलग अलग पाए जाएंगे तो तीनों भाग को ज्वाइन करने के लिए एक एडॉप्टेंस भी उपलब्ध होता है। क्योंकि किसी में स्ट्रिंग्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं तिलचट्टे अथवा कॉकरोच के अंदर, तो ये सारी चीजें लेबल्स होती है। अब बात करते हैं कि क्या चीज गलत है या नहीं पाया, तो क्या हो जाएगा? पैरापोडिया। पैरापोडिया एक ऐसा होता है जो एक प्रकार का फॉल्स फूड के नाम से भी जाना जा सकता है, जो हमारे ज्यादा तौर पर मोलस्का में अवेलेबल होता है। तो ये कैरेक्टर अवेलेबल होता है मोलस्का में, तो मोलस्का में ये अवेलेबल्स होते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोसिएटेड डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। इसमें हीमोफीलिया के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त वर्णन सही तरीके से कहा गया है? तो बात कर लेते हैं हीमोफीलिया में क्या होता है। तो जैसे सिंपल सी बात है, हीमोफीलिया रिसेसिव नहीं होता है, वो एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर जेनेटिक ऑर्डर में पहुंचता रहता है। तो इसका ऑप्शन ये ए तो है फॉल्स, ये नहीं होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स, यस, हाँ, इसमें एक्स लिंक्ड होते पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन सही होंगे। गुणसूत्री विकार ये नहीं होते हैं। प्रभावी रूप से जीन का विकार नहीं, ये डोमिनेंट या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं पाए जाते हैं। रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं होता। हाँ, एक्स लिंक के रिसेसिव होने की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हमें दिखाई देता है। अगला चलते हैं हम लोग। दिया गया ये फोटो इफेक्ट का चैप्टर का पार्ट है। इसमें दिया गया है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड ड्रॉप्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंट टू बी द डिस्कवर्ड बाय। तो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया जा सकता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो इसके अंदर हम बात अगर करते हैं तो कोई भी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और उसमें अधिक समय तक के लिए इमर्शंस दिखाई देते हैं, तो उनको हम लोग ज्यादातर डिपेंडेबल करते हैं कि फोटो फास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन किसके में अंदर होता है? ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि ये एक F1 पार्टिकल के अंदर पाए जाते हैं, जो ज्यादा तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो पार्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक भाग होता है। तो इसके आधार पर इमर्शंस ज्यादा समय तक पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर 3 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन सा ऑप्शन हो सकते हैं? तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट को दिए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बात करते हैं माइक्रो के लिए और एक बात करते हैं मैक्रो के लिए। तो यहाँ बात की गई मैक्रो के लिए, तो जान लेते हैं मैक्रो में क्या क्या होता है। तो माइक्रो के अंदर हम मानते हैं कि लाइक है जैसे बोरान हो गया, या कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कॉपर, मेलबोडियम या फिर निकेल। ये ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं माइक्रो के अंदर मानी जाती हैं, काफी कम मात्रा में रिक्वायर होती है।
लेकिन मैक्रो की बात कर लेते हैं तो मैक्रो में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, या हम बात करें सल्फर या मैग्नीशियम, ये ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती है मैक्रो के अंतर्गत पाई जाती है। तो अब इसमें ऑप्शन सर्च मार सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैक्रो के लिए जैसे नाइट्रोजन, निकेल और फास्फोरस, तो ऑप्शन कौन होगा, डी। अगली ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दिए गए नेम द क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजेज मेनली बाई सिगरेट स्मोकिंग। तो इसमें से कौन सा सिगरेट स्मोकिंग के अंतर्गत अवेलेबल्स होता है, या कौन सा डिसऑर्डर सिगरेट के द्वारा उत्पन्न होता है। तो बात कर लेते हैं इम्फेस्मा। अगर आपने पढ़ा होगा तो इम्फेस्मा एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हम लोग सीओपीडी की बात करते हैं। सीओपीडी मतलब क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। तो इस डिसीज के अंतर्गत जब ये क्रॉनिकल से जुड़ा हुआ है, क्रॉनिकल अर्थात जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के भाग होता है, अब इसमें हम जब किसी सिगरेट या किसी एक्सटर्नल चीज से हमें इफेक्ट पड़ता है तो वो कहलाता है सीओपीडी के अंतर्गत। तो रिस्पिरेटरी और डिसऑर्डर जो सिगरेट के द्वारा होता है वो होता है इम्फेसिमा, अस्थमा, रिस्पिरेटरी एसिडोटो, रिस्पिरेटरी अल्कलॉइड, ये दोनों चीजें होती हैं जब आप कोई भी एल्कली प्रोडक्ट का ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं जो गैसियस स्टेज में होता है। अस्थमा आप जब एक्सटर्नल तरीके से आपको कहीं धूम्रपान या कह सकते स्मोकिंग की या स्मोक के आदि हो जाते हैं तो इस प्रकार से आपको अस्थमा होता है। अस्थमा एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा 9th का ए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स एंड विथ लेग्यूम्स और ग्रास foster to improve soil structures and fertility is called। जिसमें कौन सी क्रॉप रोटेशन का सिस्टम है जिसमें लेग्यूम या फिर ग्रास का उपयोग करके आप अच्छे से सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो किससे किया जा सकता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए, ले फार्मिंग, कंट्रास्ट फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसमें से सबसे बेहतर माना जाता है ले क्रॉपिंग्स, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग मीन्स होता है कि आप जब कभी भी क्रॉप का रोटेशन करते हैं तो क्रॉप रोटेशन में आप एक साइड ग्रास का ग्रो करवाते हैं और एक साइड किसी भी लेग्यूम का ग्रो करवाते हैं। तो ग्रास के ग्रोथ से जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने से हमारे बगल में लगाए गए जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी भी पैदावार अधिक हो जाती है। तो ये होती है ले क्रॉपिंग्स। तो आज के इस टॉपिक पर हम लोग कल 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।